हेलो स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं। लेसन नंबर सेकंड जो है आज हम लेके चल रहे हैं। इसका नाम है द इम्पेनिट्रेबल डेप्थ। अर्थ के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें एक तरह से कह सकते हैं कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में हमको पढ़ना है कि पृथ्वी के गहराई में जाने पर हम कौन कौन सी चीज़ों को पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सबसे पहले आपके लिए एक अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है। एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के बेस पे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके टोटल कितने लेयर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है, फर्स्ट लेयर ये है, ये बाहर का, और सेकंड लेयर जो है उसका ये है, और थर्ड लेयर जो है उसका ये है। यानी कि हमारे अर्थ की कुल 3 लेयर पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब मामला स्टूडेंट ये है कि हमें ये जानना है कि पृथ्वी हमारी पृथ्वी अंदर से इसकी संरचना कैसी है, इसकी बनावट कैसी है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम जो है पृथ्वी के अंदर घुस जाएं, घुस करके पता करें कि ये कैसी है, और हम सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम जो है इसका अध्ययन करें, इससे निकले चीज़ें, जैसे कि हमने देखा है ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में, इन सब चीज़ों से अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। स्टूडेंट, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये जो हमारी अर्थ है, इसको मान लीजिए कि ये वाटरमेलन है। क्या है? एक तरबूज है। ठीक है, अगर इस तरबूज को हमको पता करना है कि ये तरबूज पका है या कच्चा है, तो हमको क्या करना होगा? हमको तरबूज में से एक चीरा लगाना होगा। चीरा लगाना होगा, ये यूं ऐसे, और ये यूं ऐसे, ये चीरा। जैसे कि तरबूज काट करके इतना हिस्सा उसका बाहर निकालते हैं और पता चल जाता है कि तरबूज पका है कि कच्चा है। तो ठीक यही शेप, जैसे कि हमने आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाया, ऐसे चीरा लगाया, इस चीरे को उठाया और उठा करके यहाँ रख दिया। देखिए यहाँ से ये शेप जो है वो ठीक शेप ये यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये जो शेप आप देख रहे हैं, अगर लेयर के आधार पे अगर हम देखें, इसका जो है नेम रखें, इसका जो है नामकरण करें, तो हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो बाहरी लेयर होता है, ऊपरी जो लेयर होता है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद का जो लेयर होता है ऊपर, क्रस्ट के जस्ट बाद, क्रस्ट के ठीक नीचे जो लेयर होता है, उसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। और मेंटल के जस्ट बाद जो लेयर होती है हमारी अर्थ की, उसको कोर के नाम से जानते हैं। यानी कि लेयर के आधार पर जो हमारी अर्थ है उसका हमने नामकरण किया। जो सबसे आउटर पार्ट है, बाहरी पार्ट है, वो क्रस्ट है। उसके बाद जस्ट मेंटल है, और उसके जस्ट बाद क्या है? कोर का लेयर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी बात जो है हमारे समझ में आ गई है। अब आइए हम इस लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन केमिकल सब्सटेंस के आधार पे करते हैं, यानी रासायनिक पदार्थों के आधार पे करते हैं, रासायनिक पदार्थों के आधार पे करते हैं। ठीक है, ये जो क्रस्ट लेयर है स्टूडेंट, ये क्रस्ट जो लेयर है, इसमें सबसे अधिक जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये जो क्रस्ट वाला लेयर है, ये जो पूरा क्रस्ट वाला लेयर है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसको हम सियाल लेयर के भी नाम से जानते हैं, सियाल परत के भी नाम से जानते हैं। SI जो है स्टैंड होता है सिलिका के लिए, और AL जो होता है वो स्टैंड होता है एल्यूमिनियम के लिए। तो इसको मिला करके इसका नाम दिया गया है सियाल परत, इसको हम सियाल लेयर कहते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा
कि ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसको हम सियाल के भी नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, सियाल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें अन्य कोई सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि निकिल नहीं पाया जाता, फेरस नहीं पाया जाता या मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। वो सारे चीज़ें भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इस क्रस्ट वाले लेयर को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद जो लेयर है वो मेंटल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? मेंटल की लेयर होती है। मेंटल की जो लेयर होती है उसमें स्टूडेंट सिलिका और मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस मेंटल वाले लेयर को हम सीमा के परत के भी नाम से जानते हैं, सीमा लेयर के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि इस लेयर में सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस लेयर में केवल सिलिका और मैग्नीशियम ही होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम के अलावा भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। चूंकि सिलिका और मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इस परत को हम सीमा परत भी कहते हैं। आइए, उसके बाद जैसे ही मेंटल खत्म होता है, उसके बाद उसके जस्ट बाद जो परत होती है उसको तो हम जानते हैं कि उसको कोर कहते हैं। लेकिन अगर केमिकल सब्सटेंस के आधार पर देखा जाए स्टूडेंट, तो इस कोर वाले लेयर में निकिल और फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है? निकिल और फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब निकिल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस लेयर को हम निफे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निफे के नाम से जानते हैं। अगर हमने आपसे ये कहा कि इसमें निकिल और फेरस की मात्रा जो है ज़्यादा होने के कारण इसका नाम निफे है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस लेयर में निकिल और फेरस के अलावा और कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं है। और भी हैं, लेकिन निकिल और फेरस जो है वो अधिक जो है मात्रा में है। इसलिए इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम निफे के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अर्थ जो है, अर्थ का डिवीजन किया ऑन द बेस ऑफ लेयर। ऑन द बेस ऑफ लेयर के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा। उसके बाद इन 3 भागों को केमिकल सब्सटेंस के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया। अब आइए देखते हैं फिर से कि ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, हम इसको डेंसिटी के आधार पे इस इन लेयर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डेंसिटी के आधार पे इस लेयर को हम डिवाइड करते हैं। तो डेंसिटी के आधार पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारे अर्थ की तीनों लेयर है, ठीक है, उसमें जो पहला लेयर है क्रस्ट, पहला जो लेयर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी होती है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट जो होती है, उस क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद जो मेंटल होती है, क्योंकि क्रस्ट के जस्ट बाद मेंटल लेयर आती है, मेंटल लेयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होती है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेंटल की जो है डेंसिटी होती है। मेंटल के जस्ट बाद कोर आता है। कोर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट वो होती है 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होती है? 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है क्या है स्टूडेंट? ये जो है वो डेंसिटी है। ठीक है, वो क्या है? डेंसिटी है। वाला लेयर है उसको भी यहां से डिवाइड किया हुआ है। तो इसके ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर कोर। क्या कहते हैं? आउटर कोर। और जो नीचे का जो लेयर होता है कोर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। वैसे स्टूडेंट आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा है ना, जितना चीज़ें बताई गई हैं उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि ये लेवल थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्रस्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, तो इस वाले लाइन को भी नाम दिया जाता है। इस वाले लाइन को, यानी कि जो क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको जो है कोनरड के नाम से जानते हैं। कोनरड, CONRAD,
कोनरड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद वह लाइन जहां पर क्रस्ट खत्म होता है उस लाइन को हम लोग मोहो कहते हैं, MOHO। क्या कहते हैं? मोहो। मोहो के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट बाद यानी कि मेंटल, यहां से यहां तक ये मेंटल है। मेंटल को दो पार्ट में जब बांटते हैं, है ना, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाली जो लाइन होती है उसको भी नाम दिया गया है, उसको कहते हैं रेपिटी। क्या कहते हैं? रेपिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जहां मेंटल खत्म होता है उस वाले लाइन को गुटेनबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। उसके बाद जो कोर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन होती है, ठीक है, उसको हम लोग लेहमन के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग जानते हैं लेहमन, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेंसिटी के आधार पे हमने क्या किया कि लेयर को डिवाइड किया। आइए अब बेस के आधार पर, आइए अब बेस के आधार पर हम अर्थ को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। और सॉरी, स्टेट के आधार पे यानी अवस्था के आधार पे हमारी अर्थ जो है उसकी अवस्था किस किस अवस्था में पाई जाती है उसके आधार पे इसको हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे देखिए कि जो पूरा क्रस्ट वाला पार्ट है और मेंटल वाला पार्ट है, यानी कि क्रस्ट से लेकर के मेंटल तक, यहां से लेकर के यहां तक जो क्रस्ट और मेंटल का पूरा पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये पूरा क्रस्ट और पूरा मेंटल जो होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब कोर का जो ऊपरी हिस्सा यानी कि जो आउटर कोर के नाम से जानते हैं जिसको हम, वह मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है, यानी पिघली अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कोर का ऊपरी परत यानी कि ऊपर, यानी जो आउटर कोर होता है वह मोल्टन यानी कि पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो नीचे का यानी कि इनर कोर जो होता है वह सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। अब स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे हम ये जानेंगे, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमारी अर्थ है, अर्थ को हमने चीरा लगाया, मतलब ये जानने के लिए कि इसके हर लेयर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको यहाँ रखा, यहाँ पे रखा। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। जो उसके बाद जो परत होती है, जस्ट क्रस्ट के बाद जो परत होती है उसको मेंटल कहते हैं, और उसके जस्ट बाद जो परत होती है उसको हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल जो है कि सब्सटेंस के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रस्ट वाले पार्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सियाल कहा गया। और उसके बाद जो मेंटल होती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको सीमा कहते हैं। उसके बाद जो कोर वाला लेयर है उसमें निखिल और जो है फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको निफे कहते हैं। उसके बाद हम इसको डेंसिटी के आधार पर इसका डिवीजन करते हैं। ये देखते हैं कि जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। जो मेंटल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और जो कोर होता है उसकी डेंसिटी 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो क्रस्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टेट के आधार पे मैंने देखा कि स्टेट के आधार पे जब इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि जो पूरा क्रस्ट और पूरा मेंटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। लेकिन कोर की जो ऊपरी हिस्सा आउटर कोर होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आइए हम फिर एक बार यहाँ आते हैं कि जो क्रस्ट होती है स्टूडेंट, जो क्रस्ट वाला लेयर होता है उसकी मोटाई की अगर बात करें तो उसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 35 किलोमीटर। कितनी होती है? ये थिकनेस जो होती है, इसकी मोटाई जो होती है क्रस्ट की वो होती है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई 35 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो मेंटल होता है स्टूडेंट, मेंटल की जो मोटाई होती है यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से मेंटल शुरू हुआ और यहां पे लास्ट हुआ, इसकी जो मोटाई होती है वो 2900 होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कोर जो लेयर होता है, कोर लेयर की जो थिकनेस होती है वो 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3500
किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी कि 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर ये इसकी थिकनेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम एक अलग चीज समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें गहराई में जाने के साथ साथ जब हम हमारी अर्थ में गहराई में जाते हैं, यानी कि जब हम गहराई में जाते हैं तो इसका जो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि ताप जो है वो बढ़ता जाता है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से अर्थ के में अंदर की तरफ जाने पे जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। और स्टूडेंट, ये बढ़ता कितना है ये टेम्परेचर? इस टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसका एक जो है कि जो बढ़ने का क्रम है वो है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, एक मिनट यहाँ पे ये ऐसा नहीं करते हैं, इसको कहते हैं कि 32 मीटर पे जाने पे, 32 मीटर जब हम जाते हैं गहराई में तो जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यानी कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पे जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगर ऐसे ही हम अगर एक तरह से एक रेशियो निकाल के बताएं तो जो है 100 मीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर होता है वह 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर होता है वह 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो अब हम यहां देखते हैं कि ये जो अपर कोर है स्टूडेंट वो मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म में हुआ क्या, क्यों, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, कि मोल्टन फॉर्म में हुआ क्यों, इसी टेम्परेचर के चलते हुआ। ये टेम्परेचर बढ़ते 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 अपर कोर में जब पहुंचा तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि यहां पे जो कुछ भी था सब पिघल गया। क्या हो गया? पिघल गया। यहां से बढ़ते 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 जब अपर कोर में आया तो इतना बढ़ा, आउटर कोर में आया तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि यहां पे जो कुछ भी था वो सब पिघल गया। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है, आखिर रीजन क्या है टेम्परेचर बढ़ने का? तो हम आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहेंगे कि पृथ्वी की गहराई में, यानी कि अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनका एक गुण होता है कि उसमें लगातार जो है विखंडन होता रहता है, वे विखंडित होते रहते हैं, यानी टूटते फूटते रहते हैं। वो क्या होते हैं? टूटते फूटते रहते हैं। जब वो टूटते फूटते हैं स्टूडेंट तो उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उसमें से ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा जो है वो हीट में चेंज हो जाती है, उष्मा में चेंज हो जाती है। इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो अंदर जाने के साथ बढ़ता चला जाता है। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है ये क्लियर हो गया कि जो है कि अंदर यहाँ पर क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। उन रेडियो एक्टिव पदार्थ में का गुण होता है कि उसमें आपसी विखंडन होता है, वो टूटते फूटते रहते हैं। उनके विखंडन के चलते क्या होती है कि उसमें से एनर्जी निकलती है और एनर्जी जो होती है वो हीट में चेंज हो जाती है। इस वजह से कि होता क्या है कि गहराई बढ़ने के साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। और हमने यहाँ पे बताया कि टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना शुरू होता है गहराई के साथ, बढ़ते 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 जब आउटर कोर में जाता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे सब कुछ होता क्या है कि पिघल जाता है। ठीक है, तो आप अब ये कहेंगे कि सर ये जब आउटर कोर वाला जो पोजीशन है यहाँ पे इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ा कि यहाँ पे सब कुछ पिघल गया, तो सर जो इनर कोर है वहां तो और भी अधिक गर्मी होगी, तो वो सॉलिड क्यों रह गया? वो सॉलिड क्यों रह गया? है ना, ये नेचुरल सी बात है कि भैया जब टेम्परेचर ऊपर से बढ़नी शुरू हुई और आउटर कोर में जाकर के टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सब कुछ पिघल गया, तो इनर कोर में तो सर और भी अधिक टेम्परेचर होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसके नजदीक तो जो है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं।
तो फिर ये क्यों नहीं पिघला, ठीक है ना, ये सॉलिड में क्यों है। तो इसको हम जानने के लिए हम जो है कि आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जिसपे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो चीजें क्या है कि स्टूडेंट जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ये एक थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया आपका कोर, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर जो प्रेशर होता है, यानी दाब, जो प्रेशर होता है वह भी बढ़ता है, जो प्रेशर होता है वह भी बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर भी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो स्टूडेंट तो हमने बताया कि गहराई में जाने पर जो प्रेशर है वह भी बढ़ता जाता है, जो दाब है वह भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एक बात आप ये समझ लीजिए कि आखिर गहराई में जाने पर, गहराई में अंदर की तरफ जाने पर जो दाब होता है वह क्यों बढ़ता है, वो जो प्रेशर होता है वो क्यों बढ़ता है। तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि दाब बढ़ने का कई कारण है। एक तो जो है दाब कहते किसको है कि दाब की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले भार को दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले भार को दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रेशर की जो है डिफिनेशन। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो लेयर है ना, ऊपर के जो क्रस्ट का लेयर है उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर, ये जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर, और ये जो लेयर है वो 3500 किलोमीटर। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो हर लेयर का जो वजन है ना, वो नीचे की तरफ पड़ता है। वो कहां पड़ता है, नीचे की तरफ, इसका भी वजन नीचे की तरफ, इसका भी वजन नीचे की तरफ। इस वजह से गहराई बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक प्रेशर होता है, यहाँ पे सबसे अधिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो लेयर के वजह से, लेयर की थिकनेस के कारण नीचे की तरफ क्या होता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई कि इसके अंदर जो है सिलिका है, मैग्नीशियम है, जो है निकिल है, फेरस है, मैग्नीशियम है। तो इन सब के चलते भी जो है ये सबस्टेंस जो है उनके चलते भी यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई कि प्रेशर क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब आइए जो हम अधूरे पे छोड़ चुके थे कि सर जब आपने बताया कि यह जो है पूरा क्रस्ट और मेंटल जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और ऊपर का जो आउटर क्रस्ट होता है वो मोल्टेड हो जाता है, लेकिन जो इनर क्रस्ट होता है वो फिर सॉलिड क्यों हो जाता है, वो बात आपने अधूरे पे छोड़ दिया था, उसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, है ना, हिमांक जो है कि गलनांक के बारे में, ठीक है, गलनांक के बारे में जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो पहले उसको आप समझ लीजिए, तब हम इसको समझाएंगे कि क्यों ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। स्टूडेंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कहते किसको है मेल्टिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर कोई चीज पिघल जाती है वह उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये हमारी पेंसिल है, ये हमारी पेंसिल है, ये पेंसिल जो है स्टूडेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाती है, ये पेंसिल जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पिघल करके ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघले, ठीक है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघले। तो हमको क्या करना होगा, हमको मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको आगे बढ़ाना होगा, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलती थी, उस मेल्टिंग पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ाएंगे तब ये पेंसिल कितने टेम्परेचर पे पिघलेगी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कैसे। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो स्टूडेंट प्रेशर होता है
और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि समानुपातिक संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब प्रेशर बढ़ता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह भी बढ़ जाती है, और जब प्रेशर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, घट जाती है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यह बहुत अच्छी चीज है। तो स्टूडेंट, हमने अभी बताया कि प्रेशर में और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसमें प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है, और जब प्रेशर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाती है। तो हमको करना क्या होगा, किसी भी चीज की मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमको प्रेशर बढ़ाना होगा। मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाना होगा। अगर हमको जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको बढ़ाना है तो हमको और अधिक प्रेशर बढ़ाना होगा, और यही घटना यहाँ पे घटी। यहाँ पे हुआ क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर टेम्परेचर बढ़ता गया। यहाँ पे जब आया तो क्या हुआ कि प्रेशर भी बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां तक हुआ क्या कि टेम्परेचर जो है प्रेशर पर हावी रहा, यानी कि आउटर कोर में जो टेम्परेचर रहा वो प्रेशर पर हावी रहा, जिस वजह से यहाँ पे जो सबस्टेंस थे वो मोल्टन फॉर्म में हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनर कोर में जो है कि हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ा स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे हावी हो गया, यानी कि दाब जो है वो टेम्परेचर से भी कहीं ज्यादा हो गया। इस वजह से हमने अभी बताया कि जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो अभी बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रेशर इतना तगड़ा पड़ा कि मेल्टिंग पॉइंट जो थी वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। इस वजह से हुआ क्या कि यहाँ के जो सबस्टेंस हैं वो पिघलने नहीं पाए, वो सॉलिड फॉर्म में रह गए। वो क्या रह गए, सॉलिड फॉर्म में रह गए। बात समझ में आ रही है कि ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर से ज्यादा हुआ, और प्रेशर ज्यादा होने के चलते जब प्रेशर ज्यादा हुआ तो हमने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट, जब प्रेशर अधिक हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी आगे खिसक गई। ठीक है, इस वजह से यहाँ के जो सबस्टेंस है वो सॉलिड फॉर्म में रहे। इस तरह से हमने आज समझा क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।